हेलो, वेलकम टू न्यू लेसन। आई एम आज़ाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए माध्यमिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और लेसन जिसका टाइटल है द पासिंग अवे ऑफ बापू। पिछले दो लेसन्स की ही तरह इस लेसन में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की, ताकि इसके एक्सप्लेनेशन के सहारे आपके लिए ये लेसन समझना आसान हो जाए और आप आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर को हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा लेसन नंबर 3 का टाइटल है द पासिंग अवे ऑफ बापू। पासिंग अवे का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि बापू का गुजर जाना। इंडिकेशन उनके डेथ की तरफ है, यानी कि डेथ ऑफ बापू। हालांकि बापू को असैसिन किया गया था। तो इसके राइटर हैं नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल उन फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर्स में से है, शुरुआती इंडियन राइटर्स में से हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी खासी पहचान बनाई। इनका जन्म, इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई और हर फिक्शन डील्स विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय पॉलिटिकल चेंजेस। उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो इंडिया का रिस्पॉन्स था, हिंदुस्तानियों की जो हालत थी, हिंदुस्तानियों का जो व्यवहार था, वही इनकी कहानियों में नजर आता है। शी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1986 फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया 1986 में। उन्होंने एक नॉवल लिखा था रिच लाइक अस के नाम से। इसी नॉवल की वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया। द टेक्स्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक। अब ये जो टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ब्लिस में इंक्लूड किया गया है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये तो पहले 3 यूनिट्स में है, एक के बाद एक हम इसको पढ़ेंगे। ये जो टेक्स्ट है इज एन एक्सट्रैक्ट, ये लिया हुआ हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि लिए हुए हिस्से को कहते हैं। किसी एक जगह से ओरिजिनल जो राइटिंग है उसमें से निकाला गया हिस्सा, छांटा गया हिस्सा, छांट कर निकाला गया हिस्से को हम एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तो द टेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक। नयनतारा सहगल की एक खुद नविश्त है, मेमोयर खुद नविश्त को कहते हैं। उन्होंने अपनी यादों को किताब की शक्ल दी, उसका नाम रखा प्रिजन एंड चॉकलेट केक। तो ये जो नॉवल है, बेग पार्डन, ये जो मेमोयर है, ये रिकाउंट्स द इंसिडेंट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो प्रिजन एंड चॉकलेट केक मेमोयर से लिया गया है, ये रिकाउंट कराती है। रिकाउंट मतलब याद दिलाती है, याद कराती है। द इंसिडेंट्स, वो वाकयात, वो घटनाएं, फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की मौत के बाद हुआ। जो गांधी जी की मौत के बाद जो वाकयात पेश आए, जो घटना घटी, उनकी याद दिलाती है। It vividly describes not only the author's personal sense of loss, but also the collective grief of the entire nation at the passing away of महात्मा गांधी। अब vividly का मतलब होता है clearly। तो ये clearly describe करता है, यानी कि बहुत वाज़ेह तौर पर, बहुत साफ तरीके से बयान करता है। ये टेक्स्ट, ये एक्सट्रैक्ट बयान करती है नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस, ना ही सिर्फ ऑथर के पर्सनल दुख को बयान करती है, बल्कि कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द एंटायर नेशन, पूरी कौम को के इज्तिमाई दुख को, यानी कि
पूरे कौम के दुख को, पूरे नेशन के दुख को, पूरे देश के दुख को ये बताती है। और वो दुख किस चीज का? द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के गुजर जाने का दुख। तो आइए अब टेक्स्ट शुरू करते हैं, एक के बाद एक यूनिट हम पढ़ेंगे। यूनिट 1, I was having tea at home on the evening of 30th January 1948. मैं चाय पी रही थी। Having tea, normally take tea आपने सुना या पढ़ा होगा, बट have भी यूज कर सकते हैं टी के साथ। I was having tea, मैं चाय पी रही थी। At home, घर पर। On the evening of 30th January 1948, 30 जनवरी 1948 को शाम के वक्त मैं घर पर चाय पी रही थी। When I was called to बिरला हाउस by an urgent telephone, जब मुझे बुलाया गया बिरला हाउस में एक अर्जेंट टेलीफोन के द्वारा, अर्जेंट टेलीफोन के जरिए, यानी कि एक अर्जेंट टेलीफोन करके। उस जमाने में मोबाइल फोन्स तो हुआ नहीं करते थे, टेलीफोन ही हुआ करता था। एक अर्जेंट टेलीफोन के जरिया राइटर को, जो ऑथर हैं नयनतारा सहगल, उनको बिरला हाउस बुलाया गया जिस वक्त वो चाय पी रही थी 30 जनवरी 1948 को। ये डेट याद रखिएगा, यही वो दिन है जब बापू को, हमारे गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया गया था। तो गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे, गांधी जी को गोली मार दी गई थी। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, हैड बीन शॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। गांधी जी हैड बीन शॉट, गांधी जी को गोली मार दी गई थी ऑन हिज वे, रास्ते में, टू अ प्रेयर मीटिंग, जब वो प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। यानी कि प्रेयर मीटिंग के जाने के ही दौरान रास्ते में ही उनको गोली मार दी गई थी। आई वॉज नम्ब विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार, मैं सुन्न थी। नम्ब का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, सुन्न हो, बिल्कुल जिसमें कोई हरकत ना हो, बेजान सी हो जाए, तो उस चीज को हम कहेंगे नम। नॉर्मली जब कोई इंसान बहुत सदमे में होता है तो मानो उसका पूरा शरीर बेजान हो जाता है, काम ठीक से नहीं करता। दैट इज वाई राइटर ने कहा आई वॉज नम, मैं बिल्कुल बेजान पड़ गई थी, सुन्न पड़ गई थी, विथ शॉक, सदमे से। एज आई गॉट इन टू द कार, जब मैं कार में बैठी, गॉट इन टू द कार, कार में जब बैठी। एट द बिरला हाउस, बिरला हाउस में, जिस जगह पर इसको बुलाया गया था राइटर को, गांधी जी's relatives and followers had gathered round his body, गांधी जी के रिलेटिव्स और उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले, गांधी जी के जो फैमिली मेंबर्स थे, जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार और उनके मानने वाले जमा हो चुके थे उनकी बॉडी के आसपास। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम, कमरे में खामोशी छाई हुई थी, शांति थी, सब कोई चुप था। एज गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट, क्योंकि गांधी जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट, गांधी जी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे उस टाइम, इसलिए पूरी खामोशी थी। वर्ड्स ऑफ बापूजी's डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैन बाय विंड। वर्ड्स का मतलब यहां पर है न्यूज, तो द न्यूज ऑफ बापूजी's डेथ, बापूजी की मौत की खबर, मौत की बात, हैड स्प्रेड, फैल चुकी थी, थ्रू दिल्ली, पूरी दिल्ली में, थ्रू दिल्ली से मुराद पूरी दिल्ली में, लाइक अ फ्लेम, एक आग की तरह, फैन बाय विंड, जो कि हवा में तेजी से फैल जाती है जैसे आग, उसी तरह से ये खबर भी पूरी दिल्ली में फैल गई थी। सैड ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वीमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस, उदास, गमगीन, दुखी औरतों और मर्दों की जमात जमा हो चुकी थी बिरला हाउस के इर्द गिर्द, यानी कि बिरला हाउस के को घेर लिया था लोगों ने, औरतों, मर्दों, सभी लोगों ने जमात बनाकर, झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर वहां पर जमा हो गए थे
उन्होंने घेर लिया था। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस, हर खिड़की के बाहर देखा जा सकता था ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। ऐसे यहां ब्लर का मतलब तो होता है धुंधला, लेकिन अगर इसको हम दूसरे एक सेंस से लें कि जो दुखी चेहरे हर खिड़की के बाहर नजर आ रहे थे, सैड फेसेस। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, वो लोग कोई आवाज नहीं कर रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी। जब इतने लोग जमा हों कहीं पर और बिल्कुल सन्नाटा छा जाए, कोई आवाज न करे, तो एक अननेचुरल सा साइलेंस है, एक अजीब सी खामोशी। इट वॉज एज इफ, ये ऐसा था जैसे कि, एज इफ ऐसा कि जैसे, टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, वक्त ठहर गया था उन कुछ मिनटों के लिए। पीपल वर टू स्टन्ड टू स्पीक इन द बिगिनिंग, लोग इतने हैरत में थे कि बोल नहीं पा रहे थे शुरुआत में। वैसे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरा समझ लीजिए। द पीपल वर टू स्टन्ड, देखिए टू एक निगेटिव वर्ड है। जब टू स्टन्ड टू स्पीक बोले ना, तो इतने हैरत में थे, हद से ज्यादा हैरत में थे कि बोल नहीं पा रहे थे। स्टन्ड, शॉक्ड, स्टन्ड से मुराद शॉक्ड, तो इतने शॉक्ड थे, इतने हैरत में थे, सदमे में थे, इतने दुख में थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। शुरुआत में, शुरू वो बोल नहीं पा रहे थे। लेटर, बाद में, दे क्लैमर्ड वाइल्डली, बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। शाउटिंग एंड क्राइंग, चिल्लाकर रोने लगे, मातम करने लगे, शिकायतें करने लगे। जब कोई मर जाता है तो लोग मातम करते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोकर अपनी भड़ास निकालते हैं। लोग वही कर रहे थे बाद में। फिर दे जॉसल्ड वन एनदर इन अ स्टाम्पेड, दे जॉसल्ड, जॉसल्ड का मतलब होता है धक्कम धुक्की करना। जैसे भीड़ में अक्सर लोग एक दूसरे को धक्के देते हैं। दे जॉसल्ड, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वन एनदर इन अ स्टाम्पेड, भगदड़ में, यानी कि एक भगदड़ सी हालत हो गई थी। स्टाम्पेड का मतलब होता है भगदड़। टू ब्रेक इनटू द हाउस, घर में घुसने के लिए। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी घर में जबरदस्ती घुसना या किसी भी जगह पर घुसना जबरदस्ती, खासतौर से, या चोरी छुपे भी। तो ब्रेक इनटू द हाउस, घर में घुसने के लिए एक भगदड़ सी मच गई थी। लोग एक दूसरे को धक्कम धुक्की कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। दे काम्ड अ लिटिल, वो थोड़े शांत हुए, वो थोड़े खामोश हुए। When it was announced, जब ये ऐलान किया गया। When it was announced, जब ये ऐलान किया गया, that के they would be allowed to see गांधी जी before the funeral, कि उन्हें मौका दिया जाएगा। They would be allowed, उन्हें मौका दिया जाएगा to see, देखने का, गांधी जी को before the funeral, अंतिम संस्कार से पहले, जो उनको जलाने की जो रस्म है, जब कोई मर जाता है तो उन्हें जलाया जाता है, उनकी चिता को। तो उनके अंतिम संस्कार से पहले गांधी जी को देखने का मौका दिया जाएगा सारे लोगों को। तब वो थोड़े खामोश हुए, थोड़े शांत हो गए। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, जब किसी को सामना करना पड़ता है इस सदमे का कि उसका कोई अपना खो गया है, कोई किसी अपने की मौत हो गई है, जब किसी को किसी अपने की मौत का सदमा झेलना पड़ता है, उसको उस सदमे का सामना करना पड़ता है, तो वो शख्स विम्पर करता है। विम्पर का मतलब होता है मेक लो क्राइंग नॉइजेस, यानी कि रोना बहुत, लेकिन धीमी आवाज में, लो नॉइजेस में। यानी कि वो शिकायतें करते हुए ये रोता है, कहता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, कि अब मेरा क्या होगा कि अब वो मुझे छोड़ गया। यानी कि जो लव्ड वन है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो आदमी सोचता है
कि भाई अब उसका क्या होगा, अब तो वो उसे छोड़कर चला गया। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। यही सवाल यकीनन उन दुखी लोगों के दिमाग में भी था। मॉर्निंग पीपल वो गम मनाने वाले लोग, जो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, जो दुखी हैं मौत से, वो लोग, उन लोगों के दिमाग में यही सवाल सबसे अपर मोस्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट था, यही सवाल सबसे पहला था, सबसे ऊपर था। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन। दे यानी कि वो मॉर्निंग पीपल, वो दुखी लोग, ऐसा लग रहा था जैसे खोए हुए बच्चे हैं, यानी कि इस तरह से रो रहे थे जैसे वो खो गए हैं। कोई बच्चा जब खो जाता है तो वो बेइंतहा बेतहाशा रोता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल उन बच्चों की तरह, लॉस्ट चिल्ड्रन की तरह वो लोग रो रहे थे। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स। ये सवाल हम में से कई दिलों में था, यानी कि कई लोगों के दिलों में था। एज वी सैड, जब हम बैठे हुए थे, स्टिल शॉक्ड, अभी भी हैरत में, एंड अनबिलीविंग, और बिल्कुल गैर यकीनी सी हालत में। अनबिलीविंग, बिलीविंग मतलब यकीन करने वाला, और अनबिलीविंग यानी कि यकीन न करते हुए, यकीन ही नहीं आ रहा था, हैरत में थे, बैठे हुए थे। यही सवाल हम सबके भी दिलों में था। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया। हमने सुना ब्रॉडकास्ट को, ब्रॉडकास्ट से मुराद वो रेडियो पे किया गया ऐलान। टेलिंग द पीपल जिसमें लोगों को कहा गया, पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानियों को कहा गया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया गया, दैट देयर बापू वॉज नो मोर, कि उनके बापू अब नहीं रहे थे। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 शुरू होता है। गांधी जी's funeral was to take place the day after his death. गांधी जी का अंतिम संस्कार, उनका जनाजा, वो होने वाला था। was to take place, होने वाला था, होने को था, the day after his death, उनकी मौत के अगले दिन। hours in advance, घंटों पहले से, hours in advance, घंटों पहले से, people lined the route, लोगों ने कतारें बना ली थी। लाइंड द रूट द फ्यूनरल प्रोसेशन वाज टू फॉलो, जिस रास्ते से, रूट से मुराद वो रास्ता, तो पीपल लाइंड, लोगों ने कतार बना ली थी उस रास्ते में, उस रास्ते में जमा हो गए थे लाइन से, कतार में, जिस रास्ते से फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि वो जनाजे के साथ जो जुलूस होता है, जो लोग होते हैं जो जनाजा लेकर जा रहे होते हैं, जो शरीर लेकर जा रहे होते हैं, वो जहां से गुजरने वाले थे, जिस रास्ते से, वहां पर लोग जमा हो गए थे। पद्मासी, मिसिस नायडूज डॉटर, तो पद्मासी जो कि मिसिस नायडू की बेटी हैं, स्पोक फॉर अस ऑल, उन्होंने सबकी तरफ से कहा। व्हेन शी सेड सिंपली, उन्होंने ही सबसे कहा, सबकी तरफ से ये बात कही, वी विल वॉक, के हम चलेंगे, इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, ये आखिरी दफा होगा कि हम बापू के साथ चल रहे होंगे, यानी कि हम चलेंगे और ये आखिरी बार बापू के साथ हम चल रहे होंगे। ये बात पद्मासी ने कही। बापूजी को अगर हम देखें तो उनका जितना भी मूवमेंट रहा है उसमें एक कॉमन बात मिलती है कि वॉकिंग, वॉक, और इसमें आगे आप पढ़ेंगे भी कि वॉक कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी बात को लेकर पद्मासी ने भी यहां कहा कि हम चलेंगे, गांधी जी हमेशा चला करते थे। वी विल वॉक, हम चलेंगे, इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, यह आखिरी दफा होगा कि हम बापू के साथ चल रहे होंगे। इट वॉज एन एगनाइजिंग वॉक, ये बहुत ही मुश्किल वॉक था, बहुत ही गम से भरा, दुखदायक
ये वॉक था। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन। हजारों लोग, थाउजेंड से मुराद हजारों लोग, साइलेंटली, खामोशी से, वॉच्ड द प्रोसेशन, देख रहे थे जुलूस को। जो जुलूस से मुराद वो शरीर को लेकर जितने भी लोग जा रहे थे, वो जो दल था, वो जो जमात थी जो उस जनाजे को लेकर जा रही थी, उसी को कहा जा रहा है प्रोसेशन। तो हजारों लोग देख रहे थे जुलूस को जाते हुए, बापू के जनाजे को लेकर जाते हुए। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विद फ्लावर्स। बापू लेटे हुए थे एक ओपन ट्रक में, एक जिसका सिरा जो है, ऊपरी सिरा वो खुला रहता, ओपन ट्रक में, और वो ट्रक कवर्ड थी फ्लावर्स, यानी कि फूलों से लदे हुए एक ट्रक में, ओपन ट्रक में बापू लेटे हुए थे। बापू का जिस्म लिटाया हुआ था एक ओपन ट्रक में और फूलों से लदा हुआ था वो ट्रक। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट। हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट। कोशिश करते हुए बापू के पैर छूने की, यानी कि बापू के पैर को छूकर लोग रो रहे थे, छूने की कोशिश में लोग रो रहे थे, आखिरी दफा उनके पैर को छूना चाहते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। नामुमकिन था आगे बढ़ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव, आगे बढ़ना नामुमकिन था, इन द थिक क्राउड। थिक से मुराद बहुत भारी भरकम भीड़, थिक क्राउड से मुराद, क्राउड का मतलब भीड़, जब क्राउड थिक हो मतलब बहुत भारी भीड़ है, तो उस भारी भीड़ में आगे बढ़ना नामुमकिन था। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली, जैसे मैं धीरे बढ़ रही थी, आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल। मैं समझ गई कि मैं ही अकेली नहीं हूं। आई वॉज नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है ओनली, कि आई वॉज नॉट ओनली, मैं ही अकेली नहीं हूं, इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल, इन दुखी गमजदा लोगों के बीच में। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलवेड लीडर। ये एक जनाजे से, ये एक हिंदुस्तान के प्यारे लीडर के जनाजे से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था इंडिया के प्यारे लीडर का। बिलवेड मतलब प्यारा, लीडर मतलब रहनुमा, प्रोसेशन मतलब जुलूस, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जनाजा, वो जो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं शरीर को। तो ये बस एक जनाजा नहीं था, एक फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं था। आई वॉज अमंग पीपल फॉर हुम, मैं उन लोगों में से थी जिनके लिए, आई वॉज अमंग पीपल, मैं उन लोगों में से थी, फॉर हुम जिनके लिए, वॉकिंग विद बापू, बापू के साथ चलना, हैड अ स्पेशल मीनिंग, एक खास मानी रखता था, यानी कि उनके लिए बापू के साथ चलने का एक खास मतलब होता था। ये बस ऑर्डिनरी वॉक नहीं था। वी हैड वॉक्ड विद बापू, हम बापू के साथ चले हुए थे। ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री, इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री, इंडिया के हालिया तारीख में जो रफ एंड स्मूथ जो फेज आया था, चाहे वो बहुत अच्छा फेज रहा हो या बहुत मुश्किल वक्त रहा हो, तो अच्छे बुरे वक्त में हम बापू के साथ चले हुए थे। पास्ट में, रिसेंट हिस्ट्री में से मुराद पास्ट में, कुछ पहले वक्त में। तो पास्ट में, माजी में हम बापू के साथ चले हुए थे, मुश्किल वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट, अब हम ये कबूल नहीं कर पा रहे थे, द फैक्ट, इस हकीकत को। वी कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, हम इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पा रहे थे, दैट द मैन हु हैड लेड अस, कि जिस शख्स ने हमारी रहनुमाई की थी, हमारा नेतृत्व किया था, ओवर मेनी डिफिकल्ट पाथ्स, कई सारे मुश्किल रास्तों में हमारी रहनुमाई की थी, हमें लीड किया था, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन, वो अब हमारे साथ दोबारा चलने वाले नहीं थे। इस बात को
हम लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, मान ही नहीं पा रहे थे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड, बापू का दुबला पतला सा जिस्म, स्लाइट से मुराद दुबला पतला सा जिस्म, फिगर, स्लाइट फिगर से मुराद दुबला पतला सा जिस्म, बापू का दुबला पतला सा जिस्म हैड वॉक्ड, यानी कि बापू अपने दुबले पतले जिस्म के साथ चले थे। स्टाफ इन हैंड, स्टाफ उनकी छड़ी, इन हैंड हाथ में लिए, ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में वो चले थे, उन्होंने सफर किया था। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, ये सबसे इस पूरे टेक्स्ट का सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइन है और बहुत मीनिंगफुल है। अगर आप इसे समझ गए तो यकीनन आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, चलना असल में धीरे धीरे तरक्की करना है। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, स्लो मतलब आहिस्ता, तो मेक स्लो प्रोग्रेस धीरे धीरे तरक्की करना, चलने का मतलब है कि आप धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। इट इज टू थिंक विथ क्लैरिटी, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल साफ जहन से, क्लैरिटी के साथ, वाजे तौर पर। एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू, जो भी आपके इर्द गिर्द है उसको बहुत ध्यान से, बहुत नजदीक से, क्लोजली मतलब नजदीक से देखने की जरूरत है। फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस, फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों या दूर में नजर आने वाला हॉरिजन, यानी कि जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं उसको बहुत क्लैरिटी के साथ, क्लोजली देखने की जरूरत है, उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। मोरोवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे, बहरहाल लिहाजा चलना जो है वॉज ऑफन अक्सर, द ओनली वे एकमात्र रास्ता था, इकलौता रास्ता था, ओपन टू द एवरेज इंडियन, एक आम हिंदुस्तानी के लिए जो रास्ता खुला था वो एक वाहिद रास्ता, एकमात्र रास्ता क्या था? टू वॉक, चलना। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल, इसमें किसी भी सवारी की जरूरत नहीं थी, किसी गाड़ी की, किसी मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं थी। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल, इसमें किसी भी व्हीकल की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी व्हीकल का होना जरूरी नहीं था। एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, सिवाय उनके अपने जिस्म के, एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी, और इसमें खर्च कुछ और नहीं होता था सिवाय उनकी एनर्जी के। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, गांधी जी ने इस जरूरत को लिया, एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट। अब टुक दिस नेसेसिटी, गांधी जी ने इस जरूरत को समझा, एंड ही टुक मच, और इन्होंने बहुत ज्यादा इस पर गौर व फिक्र किया, दैट वॉज कॉमन प्लेस, तो इस जरूरत को समझा, उस पर जरूरत को काम करने के लिए उस पर निकले। दैट वॉज कॉमन प्लेस, अब यहां कॉमन प्लेस से मुराद ऑर्डिनरी कहा गया है, दैट वॉज ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस यानी कि कॉमन, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट, जो कि ये नेसेसिटी जो है, ये जो चलना जो था, एकमात्र रास्ता था, यही ज़रूरी था। उन्होंने इस ज़रूरी चीज़ को अपनाया, बहुत अच्छे से अपनाया, जो कि बहुत मामूली था, लेकिन इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक जॉयफुल एफर्ट में, बहुत मज़ेदार एक कोशिश में, यानी कि जिसमें लोगों को मज़ा आने लगा, लोग इसमें हिस्सा लेने लगे बढ़ चढ़कर। जब गांधी जी निकलते चलते तो लोग धीरे धीरे उनके साथ शामिल होते रहते थे। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, उनके जनाजे के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद, अ स्पेशल ट्रेन टुक गांधी जीज एशेस टू इलाहाबाद, एक खास ट्रेन गांधी जी की राख को, उनके एशेस को
इलाहाबाद लेकर जा रही थी। टुक टू, टेक टू मतलब कहीं लेकर जाना, तो उसका सेकंड फॉर्म है टुक, पास्ट फॉर्म। तो गांधी जी के एशेस को लेकर जाया जा रहा था, लोग लेकर जा रहे थे इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि वहां गंगा में बहाना था। और एशेस कहां से आया? गांधी जी का। तो भाई जब गांधी जी को उनकी चिता को जब आग दी गई तो होता यह है कि जिस्म को जब जलाया जाता है तो फिर वो राख में तब्दील हो जाता है, हमारा ये मिट्टी का जिस्म, और फिर उन राख को गंगा में बहा देते हैं। तो इसीलिए उनके एशेस को इलाहाबाद में एक स्पेशल ट्रेन में लोग उनके एशेस को, राख को ले जा रहे थे गंगा में बहाने के लिए। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। वो कंपार्टमेंट भरा पड़ा था, लदा हुआ था, फूलों से सजा हुआ था। ऐसे डेक्ड से मुराद यहां डेकोरेटेड। तो वो जो कंपार्टमेंट था वो फूलों से सजा हुआ था, लदा हुआ था फूलों से, हर तरफ फूल ही फूल थे। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स। लोग ट्रेन पर भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर। लोग अब और नहीं रो रहे थे। फॉर दे कुड फील, क्योंकि फॉर से मुराद यहां बिकॉज। फॉर दे कुड फील, क्योंकि वो लोग अब फील कर सकते थे, फील कर रहे थे गांधी जी प्रेजेंस, गांधी जी की मौजूदगी वो महसूस कर पा रहे थे। अमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स, उन फूलों और भजन गानों के बीच में गांधी जी की मौजूदगी को लोग महसूस कर पा रहे थे, इसलिए अब वो रो नहीं रहे थे। एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर sorrowful crowds filled the platform। उदास भीड़ ने प्लेटफॉर्म को भर रखा था, यानी कि हर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर उदास लोगों की भीड़ जो है वो जमा थी। अमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद। इसी गाने बजाने और मंत्र भजन के बीच ट्रेन इलाहाबाद पहुंची। अमिड का मतलब होता है कि बीच में, दरमियान में। तो इन्हीं गाने बजानों के बीच में, भजन के बीच में भजन चलता रहा, गाना बजाना चलता रहा और ट्रेन इलाहाबाद पहुंच गई। द एशेस वर इमर्स्ड इन द गंगा, इन द गैंगेस वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक। एशेस मतलब तो राख हो गया, इमर्स मतलब होता है पानी में बहाना, पानी में कुछ डाल देने को, डुबोने को हम इमर्स कहते हैं। तो राख को गंगा में बहा दिया गया, अस्थियों को, उनकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया गया, राख को। वेयर अ ह्यूज क्राउड, जहां एक बहुत बड़ी भीड़, हैड गैदर्ड जमा हो चुकी थी, जमा थी, एट द बैंक, उसके गंगा नदी के किनारे। बैंक मतलब किनारा किसी नदी का। तो गंगा नदी के किनारे पर एक बड़ी भीड़ जमा थी, वहीं गांधी जी की अस्थियों को, गांधी जी की राख को बहा दिया गया। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। उसके बाद फिर हम सारे के सारे दिल्ली वापस चले आए। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। दिल्ली में वापस आकर, आई फेल्ट एट सी एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ट्रबल में महसूस कर रही थी। आई फेल्ट आई एम इन ट्रबल, आई फेल्ट आई वॉज अलोन। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला, बेसहारा महसूस कर रही थी। आई फेल्ट एट सी, मैं बेसहारा महसूस कर रही थी। बैक इन दिल्ली, जब दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंचकर मैं बेसहारा महसूस कर रही थी। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉक्ड विद गांधी जी, मैं सीधे तौर पर या बहुत नजदीक से गांधी जी के साथ नहीं चली थी। गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल, ना ही उनके बुलावे पर, उनकी आवाज पर उनके साथ जेल गई थी। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, या मैंने कोई भी कुर्बानी अपनी कंट्री के लिए नहीं दी थी डायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली लोगों में करने वाले लोगों में से,
जो नयनतारा सहगल जो राइटर हैं, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा एजेड नहीं थी जबकि ये लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल यंग थी और वो उस वक्त उन लोगों में से थी जो गांधी जी से थोड़ा सा दूर रहते थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा करीब जाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। उनके साथ चली ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, ना ही उनके बुलावे पे। जैसे बहुत सारे लोग गांधी जी के बोलने पर जेल भरो आंदोलन जब हुआ तो बहुत सारे लोग गांधी जी के बोलने पर जेल में कैद हो गए, अपने आप को कैद करवा दिया। तो ये उन लोगों में से नहीं है कि जो गांधी जी के साथ डायरेक्टली जिसने सफ़र किया हो या उनके बोलने पर अपने आप को जेल में कैद करवा दिया हो या फिर कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो मुल्क के लिए। माई सिस्टर्स एंड आई, मेरी बहनें, यानी कि कई सारी बहनें थी, एंड आई ऑथर खुद, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, और दूसरे नौजवान लोग मेरी तरह, हैड बीन मेयरली ऑनलुकर्स, सिर्फ मुखदर्शक थे, सिर्फ ऐसा लगता था कि वो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑनलुकर्स हैं, देखने वाले हैं, तमाशाई हैं। हम सिर्फ मानो तमाशाई थे, हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ तमाशाई थे, ऑनलुकर्स थे, बस देखते थे गांधी जी जो कर रहे हैं। हम उनको दिल में सपोर्ट करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें भाग नहीं ले पाते थे, ऐसा था ऑथर का ये कहना है। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी, लेकिन फिर भी मुझे बेसहारापन महसूस हो रहा था, मैं खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं बेसहारा महसूस कर रही थी। आई फेल्ट एट सी ये फ्रेज है जिसका मतलब हिंदी में हम ये ले सकते हैं उर्दू में कि बेसहारा महसूस कर रही थी, बिल्कुल अकेला तनो तनहा, इसका कोई ना हो। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल, मुझे लगता था कि मैं एक मैजिक सर्कल के बीच पली बड़ी थी। आई हैड ग्रोन अप, ग्रो अप मतलब क्या होता है? पलना बढ़ना, तो ग्रोन अप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो आई फेल्ट, मुझे लगता था, आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल, कि मैं एक मैजिक सर्कल के बीच पली बड़ी हूं। अब मैजिक सर्कल से यहाँ क्या मुराद है? मैजिक सर्कल देखिए वो सर्कल होता है जो एक खास तरह का पावर किसी के पास हो ना। आपने वो कार्टून और एनिमेटेड वीडियोस वगैरह में आप देखा होगा कि किसी एक कैरेक्टर के ऊपर मैजिक सर्कल है, या कोई किसी फिल्म, किसी ऐसे टेलीविज़न प्रोग्राम में भी देखा होगा कि भाई कोई एंजल है या फिर परी है तो उसके सर पे एक मैजिक सर्कल सा, एक सर्कल सा नज़र आता है, उसी को मैजिक सर्कल कहते हैं। असल में एक स्पेशल पावर भी डिनोट करता है और साथ ही प्रोटेक्शन भी। यहाँ ऐसे प्रोटेक्शन की बात के हवाले से मैजिक सर्कल का नाम लिया गया है, मैजिक सर्कल वर्ड यूज़ किया गया है कि आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल मीन्स सम प्रोटेक्शन। मैं बहुत सिक्योर्ड तरीके से पली बड़ी थी। विथ बापूज पासिंग अवे, बापू के गुजर जाने के साथ ही आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड, मैंने महसूस किया कि वो मैजिक सर्कल जो मुझे लगता था कि मैं उसी के बीच में पली बड़ी हूं, हैड वैनिश्ड, गायब हो चुका था। वैनिश मतलब गायब हो जाना, एकदम से गायब हो जाने को वैनिश कहते हैं। हैड वैनिश्ड, गायब हो चुका था वो मैजिक सर्कल जिसके बीच मुझे लगता था कि मैं हमेशा उसी में पली बड़ी हूं, उसी में रही हूं, वो मैजिक सर्कल गायब हो चुका था। लीविंग मी अनप्रोटेक्टेड, अब देखिए यहां से वो बात क्लियर हो गई, वो प्रोटेक्शन के हवाले से बात कही गई थी मैजिक सर्कल की। तो लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, मुझे बिल्कुल बेसहारा छोड़कर वो मैजिक सर्कल गायब हो चुका था। विद एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ, कोशिश करके मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को उठाया। राउज से मुराद यहां उठाया, संभाला। तो कोशिश करके मैंने अपने आप को उठाया, संभाला, अपनी हिम्मत अफजाई खुद से की। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से सवाल पूछा। माई सेल्फ, खुद से। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से सवाल पूछा। हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, कि क्या बापू जिए और मरे, उनकी जिंदगी और उनकी मौत बेवजह है, फॉर नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं है? क्या उनके जीने का मरने का कोई मतलब नहीं? हाउ कुड आई सो इजीली लूज करेज, कैसे मैं इतनी आसानी से, हाउ कुड आई सो इजीली, इतनी आसानी से, कैसे मैं कर सकती हूं इतनी आसानी से लूज करेज। अब लूज का मतलब क्या होता है?
खो देना। तो कैसे मैं अपनी हिम्मत इतनी आसानी से खो सकती हूं? When he was no longer there, जबकि अब वो नहीं रहे। My values were not so weak, मेरे वैल्यूज इतने कमजोर नहीं थे। मेरे सिद्धांत, मेरा अखलाक, मेरी सोच, मेरे वैल्यूज इतने कमजोर नहीं थे। Millions of people would have been ordinary folk but for बापू। बापू के अलावा लाखों लोग, मिलियंस, करोड़ों लोग एक आम ही तो लोग थे। बापू को छोड़कर सब आम लोग थे। He brought them out of indifference, उन्होंने सबको उस गफलत से निकाला। यानी कि ऑर्डिनरी फोक से मुराद यहां है बस एक आम लोग थे जो गफलत में जी रहे थे, गुलाम बने हुए थे। उनको उस इंडिफरेंस से, गफलत से निकाला, बाहर निकाला बापू ने। एंड अवेकेंड, और जगाया, गफलत की नींद से जगाया। जागो, जो अपने आप को बस एक आम गुलाम समझ रहा था अंग्रेजों का, उसको गांधी जी ने जगाया। उन लोगों को गांधी जी ने जगाया, उनको गफलत से निकाला। अवेकेंड देम टू वन अनदर सफरिंग, और एक दूसरे के दुखों से वाकिफ कराया। यहां अवेकेंड से मुराद अब हो गया वाकिफ कराना, जगाना से एक दूसरे के दुखों को जानने का जज्बा पैदा किया लोगों के अंदर कि एक दूसरे को दुख को समझो। What if now बापू इज गॉन? What if now बापू इज गॉन? क्या हुआ अब जब बापू नहीं है, बापू चले गए, बापू नहीं रहे? We were still there, हम तो अभी भी थे। यंग, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड, नौजवान, मजबूत। गांधी जी ने हमें मजबूत बनाया था। यंग, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड, और हमें उन पे फख्र भी था, हम प्राउड भी थे। वी वर स्टिल देयर, हम तो अभी भी मौजूद थे। गांधी जी नहीं रहे लेकिन हम तो अभी भी मौजूद थे, नौजवान, मजबूत और गौरवशाली। टू बेयर हिज बैनर बिफोर अस, प्राउड टू बेयर हिज बैनर बिफोर अस, अपने सामने उनका झंडा लिए, प्राउड, फख्र महसूस करते हुए हम तो मौजूद थे। बापू हैड पास्ड अवे, बापू गुजर चुके थे, बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापू गुजर चुके थे लेकिन इंडिया हमेशा जिंदा रहेगा, वुड कंटिन्यू टू लिव, जीता रहेगा उनके बच्चों में, यानी कि हम हिंदुस्तानियों में। तो हमें गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए, गांधी जी के उसूलों को नहीं भूलना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। आज भी हम उनसे बहुत, उनके उसूलों से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको अपना सकते हैं। वेल, ये था हमारा लेसन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ख़ास तौर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ आप शामिल हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए ताकि उनको पढ़ाई में मदद मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सारे लेसन्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए।